संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। साथियों नमस्कार, मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय पटेल सर में मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट फॉर क्लास 12th विषय भूगोल का सेट 4 वीडियो में टोटल प्रश्न जो हैं 40 उसका आंसर देख सकेंगे। तो हम लोग देर न करते हुए आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। साथियों प्रश्न एक बार ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, एक परिभाषा दिया हुआ है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, है ना, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किनका है? यह कथन कुमारी एलन सैंपल का है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कुमारी जो सैंपल हैं, एलन सैंपल, ये रैटजेल की शिष्या है और जो अमेरिका की निवासी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सेकेंड प्रश्न। सेकेंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? साथियों इनमें 4 ऑप्शन में से उत्तर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। ये ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम लोग नव निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। साथियों ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, में है, निम्नलिखित में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि बोला जा रहा है ना, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो उत्तर हो जाएगा चीन। क्या होगा? चीन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो आंसर होगा साथियों एशिया महाद्वीप। उत्तर का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो इसका उत्तर होगा 10%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में है, - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 121 करोड़। यह 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। अगर यदि आपसे प्रश्न 2001 पूछता, क्या 2001 पूछता, 2001 की जनगणना के अनुसार, तब होता 102 करोड़, लेकिन 2011 के अनुसार होगा 121 करोड़। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? साथियों अपकर्ष कारक यहाँ पर पूछा जा रहा है। अपकर्ष कारक नहीं है। नहीं का मतलब वो प्रतिकर्ष कारक होगा, और प्रतिकर्ष कारक मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्रतिकर्ष का मतलब होता है कि मजबूरियों के कारण अपना स्थान परिवर्तन करता है, मूल स्थान को छोड़कर दूसरे जगह पर जाना पड़ता है, वो होता है प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष में क्या होता है, उसको सुविधा मिल रहा है लेकिन और अधिक सुविधा और अच्छे ढंग से जीने के लिए यदि वो
अपने मूल स्थान को छोड़ता है वो होता है अपकर्ष कारक। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे कि अपकर्ष कारक नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। तो आंसर होगा महामारियां। क्या होगा आंसर? महामारियां ये प्रतिकर्ष कारक है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगर यहाँ पर पूछा है प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इसका मतलब अपकर्ष कारक होना चाहिए, मतलब उसको सुविधा मिल रही लेकिन और अच्छी सुविधा के लिए वो अपने मूल स्थान को छोड़ता है। तो देखिए अनुकूल जलवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। बाकी देखिए बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, प्राकृतिक विपदाएं, ये सभी क्या है? ये सभी प्रतिकर्ष कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा है। साथियों विश्व की जनसंख्या को 6 से 7 अरब होने में कितना समय लगा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे वीवीआई लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका 12 वर्ष। कितना होगा? 12 वर्ष। 6 से 7 अरब होने में कितना साल लगा है? 12 वर्ष लगा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पर एक जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या वृद्धि दर किस में सर्वाधिक है। तो उत्तर हो जाएगा क, अफ्रीका। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। 4 ऑप्शन डाला हुआ है, जो सही नहीं है उसको हम लोग जानेंगे कौन सही नहीं है ना। देख रहे हैं कौन सही नहीं है। तो विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, ये तो राइट है, बिल्कुल सही है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा, ये गलत है साथियों, है ना। 5 से 6 अरब बढ़ने में उसको, ये गलत हो जाएगा, है ना। आपका अब देखिए गम है जनांकीय संक्रमण प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये भी सही है। जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ पर गलत कौन हुआ? गलत हुआ ख। कौन हुआ? ख। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ख इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा, ये गलत दिया हुआ है। मात्र कितना वर्ष लगा था? 12 वर्ष लगा था। कितना वर्ष लगा था? 12 वर्ष लगा था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ख, जो कि सही नहीं है। ठीक, उत्तर ख करेंगे। अगला प्रश्न, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात। देखिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। 100 में बताना है आपको कि प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात, है ना, 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। तो उत्तर हो जाएगा ग, 102 पुरुष। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 में है नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लगे। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है। उत्तर होगा क, त्रिभुजाकार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भारत वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में है। साथियों भारत जो है वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में है। तो उत्तर हो जाएगा ग, तृतीय अवस्था। साथियों जनांकीय संक्रमण जो है, जिसको हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत बोलते हैं, इसका प्रतिपादन 1929 में, याद रखेंगे 1929 में किसने किया था, आप लोग बता सकते हैं। इसका प्रतिपादन 1929 में W.S. थॉम्सन ने किया था। कौन किया था? थॉम्सन, याद रखेंगे थॉम्सन ने किया था। लेकिन इसका संशोधन किया था कौन? इसका संशोधन किया था नोटेस्टिन ने, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे। देखिए
60 नंबर प्रश्न है, दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? उत्तर हो जाएगा ख, चाय। दार्जिलिंग कहाँ पर है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसे भी आप लोग जान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाला है? सर्वोच्च मतलब सबसे अधिक जिसका मूल्य सूचकांक है वो कौन सा देश है? उत्तर हो जाएगा ख, नॉर्वे। क्या होगा? नॉर्वे। साथियों, जो मानव विकास सूचकांक है उसमें से सबसे अधिक जो मूल्य सूचकांक है वो है नॉर्वे का, है ना। नॉर्वे का ये जो मूल्य सूचकांक होता है मानव विकास सूचकांक HDI, ये 0 से 1 के मध्य में ज्ञात किया जाता है। 0 से 1 के बीच में ज्ञात किया जाता है कि किस देश का मानव विकास सूचकांक 0 के आसपास है उसे निम्न माना जाता है, और जिस देश का सूचकांक 1 के आसपास होता है उसे उच्च माना जाता है। तो सबसे अधिक जो उच्च वाला है वो है नॉर्वे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मछली पकड़ना आपका प्राथमिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। ठीक है साथियों, कृषि अगर यदि आपसे पूछे तो कृषि कौन सी क्रिया? प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, वन संपदा कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 18 के बाद 19। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण नहीं होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। पूछ रहा है इनमें से किस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण नहीं होता है। तो चलवासी पशुचारण का मतलब क्या होता है साथियों? देखिए एक वर्ड आया चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण का मतलब होता है कि पशुओं के साथ साथ मानव को भी गमन करना पड़ता है, स्थान परिवर्तन करना पड़ता है उसके चारे के लिए, उसके भोजन के लिए, है ना। वो पशु और मानव एक साथ स्थान परिवर्तन करते हैं। तो बताइए इनमें से कहां पर चलवासी पशुचारण नहीं होता है? तो उत्तर हो जाएगा घ, मानसूनी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या दोस्तों? मिल्पा। झूमिंग कहाँ बोला जाता है? झूमिंग भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है ना। झूमिंग जो बोला जाता है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बोला जाता है। लदांग कहाँ बोला जाता है? लदांग मलेशिया में बोला जाता है। ठीक है, लदांग मलेशिया में बोला जाता है। फिर है रे कहाँ बोला जाता है साथियों? वियतनाम में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? वियतनाम में। उसी प्रकार यदि आप लोग को पूछा जाए कि श्रीलंका में क्या कहा जाता है? श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक आप लोग से एक प्रश्न है कि आदिकाल निर्वाह कृषि जिसे हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 में है। देखिए इनमें कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? इनमें कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? साथियों रोपण कृषि जिसे हम लोग व्यापारिक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग बगानी कृषि भी कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे, इसे हम लोग बगानी कृषि भी कहते हैं। किसे? रोपण कृषि को बगानी कृषि भी कहते हैं। तो इनमें बताने कि कौन रोपण कृषि के उदाहरण है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रबड़। तो हो जाएगा इसका रबड़ ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते,
हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का इसमें से एग्जाम्पल बताना है, कौन होगा? गेहूं, चावल, चाय, कॉफी। साथियों गेहूं होगा। क्या होगा? गेहूं। चावल जो है, चावल क्या है? आदिकाल निर्वाह कृषि है चावल, है ना। निर्वाह कृषि का प्रमुख फसल क्या है? चावल है। और चाय क्या है? और कॉफी, चाय और कॉफी दोनों रोपण कृषि के उदाहरण हैं। तो उत्तर हो जाएगा क, गेहूं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में है, उत्तर अमेरिका में, कहां पर है? उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। साथियों इसमें जो और अदर जो ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। पंपास, पंपास कहाँ बोला जाता है? पंपास अर्जेंटीना में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है साथियों? अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में बोला जाता है। डाउन्स कहाँ बोला जाता है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। डाउन्स कहाँ बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। वेल्ड कहाँ बोला जाता है? अफ्रीका में बोला जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका में। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 24 का आंसर क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ग, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। उत्तर हो जाएगा ग, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 में है, अंगूर की कृषि, है ना। अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो अंगूर की कृषि मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। साथियों अंगूर से ही किशमिश बनता है। ठीक है, अंगूर से किशमिश और अंगूर से मादक पेय पदार्थ भी बनाया जाता है। ओके, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखेंगे साथियों। प्रश्न देखिए 26 में क्या है, रसदार फलों की उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है? रसदार फलों के उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है? देखिए तो आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। रसदार फल बोल रहा है, तो रसदार फल कहाँ पर पाया जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि में के अंतर्गत पाया जाता है रसदार फल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है? सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल कहाँ पर हुई है? यूरोप में हुई। कहाँ पर हुई है? यूरोप में। यदि आपको देश का नाम पूछता है साथियों तो हो जाता है इसका डेनमार्क। क्या होता है? डेनमार्क। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न क्या है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं संशोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा आप लोग। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा क, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। ओके, अगला प्रश्न देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? यूरोपीय किस प्रकार की कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा आंसर घ होगा, रोपण कृषि। क्या होगा? रोपण कृषि। साथियों कोलखोज कृषि का संबंध सहकारी कृषि से है। किससे है? सहकारी कृषि से है कोलखोज का संबंध। ठीक है,
और डेयरी जो है, डेयरी कृषि जो है, इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। मिश्रित कृषि एक से अधिक फसलों के पैदा करने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित 30 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है ना? कहां पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा घ, ब्राजील के अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। आइए हम लोग 31 नंबर देखेंगे। देखिए 31। निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? कर्तन दहन, देखिए यहाँ पर शब्द यहाँ पर पढ़िए, कर्तन दहन। कर्तन मीन्स काटना, दहन मीन्स जलाना। तो वनों को काट कर उसको जलाया जाता है। तो किस कृषि से संबंधित है? आंसर होगा क्या होगा? आदिकालीन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर ख, आदिकालीन निर्वाह कृषि को ही हम लोग बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। क्या बोलते हैं साथियों? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ओके, तो उत्तर हो जाएगा ख, आदिकालीन निर्वाह कृषि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? मतलब एकल कृषि मतलब एक साथ एक कृषि नहीं की जाती, बल्कि एक साथ एक से अधिक फसलों को उगाया जाता है। तो बहुत सिंपल है, इसका उत्तर हो जाएगा ख, मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है ना? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? दोस्तों, खनिज आधारित उद्योग लौह इस्पात, सूती वस्त्र, कागज उद्योग, फैशन उद्योग। तो उत्तर हो जाएगा लौह इस्पात। लौह इस्पात क्या होगा? खनिज आधारित होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है? 34 में साथियों, निम्नलिखित में कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? श्रम आधारित मतलब श्रमिक के आधार पर श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है। कौन सा उद्योग? बृहद उद्योग, संचार उद्योग, कुटीर उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। आंसर होगा कुटीर उद्योग। ठीक है, जो कि परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? साथियों, इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग पूछा जा रहा है। तो लौह इस्पात, ये तो कृषि आधारित नहीं है। सूती वस्त्र, ये भी नहीं है। रासायनिक उद्योग, सॉरी, इसका आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। यही है कृषि आधारित उद्योग। क्या होगा? सूती वस्त्र उद्योग। क्योंकि सूती वस्त्र आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सूती वस्त्र जो है कपड़ा, रेशम उद्योग होता है ना? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 36 में है, इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है? यहां पर पूछा जा रहा है वन आधारित उद्योग। तो वन आधारित उद्योग होगा कागज उद्योग। क्या होगा? कागज उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 37 देखिए, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? साथियों, इनमें से कौन पशु आधारित पूछा जा रहा है। तो पशु आधारित उद्योग कौन होगा? चमड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा क, चमड़ा उद्योग। क्योंकि पशु आधारित उद्योग यही है, चमड़ा उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 में है, नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो परिभाषा दिया गया नगर का, किसका? नगर का, कि नगर हम लोग किसे मानेंगे। ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूनतम कितनी जनसंख्या रहेगा कि उसको नगर घोषित करेगा। तो इसमें से ऑप्शन है क 5000, ख 1000, ग 15000, घ 20000। दोस्तों, इनमें से जो चार ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा।
इसका उत्तर होगा 2500, 2500 है ना, 2500 जहाँ की जनसंख्या होगा उसे संयुक्त राज्य अमेरिका नगर घोषित करता है। 2500 होना चाहिए जनसंख्या। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में है, देखिए 39, इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है। साथियों, व्यापारिक नगर जहां पर व्यापार होता है, ठीक है, तो व्यापारिक नगर कौन होगा, मुंबई हो जाएगा। कौन होगा, मुंबई होगा। जमशेदपुर क्या है, यह है औद्योगिक नगर। बनारस आप लोग सांस्कृतिक के बारे में जानते हैं, संस्कृति वहां पर धार्मिक नगर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुंबई होगा व्यापारिक नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अंतिम क्वेश्चन साथियों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो एक सड़क के किनारे या नदी के किनारे या नहर किनारे बसने वाली बस्ती को क्या कहते हैं। तो हो जाएगा इसका उत्तर ग, रेखीय। क्या बोलेंगे, रेखीय, क्योंकि सड़क, ये सड़क है, सड़क के किनारे किनारे यदि बसेगा तो एक रेखा के अनुसार जा रहा है तो रेखीय हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज का हमारा टोटल 40 प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल सटीक आंसर बताया गया है। अतः आप लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।